पूरी दिल्ली आज आग के बारूद के ढेर पे बैठी है। ये बांग्लादेश जैसे हालात दिल्ली के हो सकते हैं। दिल्ली के अधिकतर पार्कों पे बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का कब्जा हो चुका है। प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाने का काम भी स्थानीय पुलिस कर रही है। हम चैलेंज करते हैं, जो अधिकारी अपने आप को कहता हो मुझे बहुत बड़ी अकल है, ये सब बेईमान है, डकैत है, इनको पैसा चाहिए, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल हो चुका है, हालात एकदम खराब है। देखिए पाकिस्तान कितना, मतलब हम ये मानते हैं कि गरीब देश है, लेकिन वहां की पुलिस भी हमारे यहाँ की पुलिस से वफादार है। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट यानी कि OTS। अभी मैं मौजूद हूं लोनी विधानसभा में, विधायक जी के घर पे। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर जी गुज्जर जी के घर पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। सर, पहला सवाल लेते हैं इस इंटरव्यू का। देश दुनिया में बहुत उथल पुथल है। हमारे पड़ोस के देश में, बांग्लादेश में जिस तरह का गर्माहट है, तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना जी जो है देश छोड़ दी हैं। देश छोड़ने के बाद जो है, उस घटना के बाद वहाँ के हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतना मानवता के खिलाफ जिस तरह का अपराध वहाँ लगातार सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के माध्यम से आ रहा है, उसको भी, क्योंकि उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, दिखा नहीं सकते, उसके भी पार जाकर के जो कभी 1947 में बंटवारे के टाइम हुआ था, उस तरह के हालात हैं और ये बहुत गंभीर हालात हैं। इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया है कि पूरे हिंदू समाज की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और गृह मंत्री लगे हुए हैं। माननीय रक्षा मंत्री भी पूरा बॉर्डर की जो स्थितियां हैं, जो हिंदू समाज के लोग भारत आना चाहते हैं, उस तमाम बारे में पूरी पार्टी हमारी लगी हुई है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत जघन्य अपराध है। हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी ना बने, इसके लिए भी सरकारों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अकेले दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, को आरोप नहीं है, सच्चाई है, पूरी दिल्ली आज आग के बारूद के ढेर पे बैठी है। कभी भी जल सकती है। बांग्लादेश जैसे हालात दिल्ली के हो सकते हैं। हमने बार बार इस बात को, इस मुद्दे को उठाया है। ये तो आज की बात नहीं, हम इसको बहुत लंबे समय से उठा रहे। जब विधायक नहीं थे तब भी हम इसके खिलाफ संघर्ष किया और एक योजना के तहत दिल्ली के अंदर, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में, पूरा अपने वोट के लिए जितना भी वहाँ का स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले हिंदू समाज के लोग हैं, क्योंकि मैं तो गंगा यात्रा में उमा भारती जी के साथ गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि हिंदुओं के जबरन मकान छीने जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो सीमाओं को पार कर रहा है, लेकिन अपने पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के पूजा पाठ तक बंद कर दिए गए हैं और सरकार केवल वोट के लिए, मुस्लिम वोट हमें मिलेगा, वहाँ किसी भी हद पे जाने को तैयार है। और वहाँ से जब वहाँ संख्या ज़्यादा हुई है बॉर्डर पार की, तो उनको वोट के लिए केजरीवाल सरकार ने 2 विधायक लगाए। मैं बार बार इस सवाल को उठा रहा हूँ। दोनों विधायक ट्रेन के जरिए उनको भर भर करके अपने किराए से लेकर के दिल्ली में लेके आ रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर पार्कों पे बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का कब्जा हो चुका है। नाम बताएंगे विधायक जी का? है, आप जानते तो है, ओखला वाला विधायक है, नाम लेना अपना, जो सोमवार का मेरा व्रत है, अपना मन भी अपवित्र करना ठीक नहीं है। दोनों मुस्लिम विधायक हैं और पूरी योजना के साथ, एक ओखला वाला है, एक सीमापुरी वाला है। तो ये 2 विधायक हैं। इन विधायकों का इसके अलावा भी उनकी योजना है, उस पर पूरा खर्च कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर, अकेले दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी, पिछली जब से केजरीवाल सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार में यहाँ बड़ी संख्या में आए थे, लेकिन अब पार्कों तक पर भी कब्जा हो चुके हैं। वहाँ कोई जगह सरकारी नहीं बची है। लोगों को घरों में घुस करके मारना, लूटना, चैन छीनना, और वहाँ तो है ही है। उसका असर गाजियाबाद में पिछले 2 साल में, जब मैंने मुख्यमंत्री योगी जी बने थे, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मेरे यहाँ से भी काफी भाग करके दिल्ली में चले गए थे। आपने कहा कि गाजियाबाद कश्मीर बनने जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद कश्मीर मैं इसलिए कहा क्योंकि आप वहाँ का क्राइम का वो उठाइए रिकॉर्ड। मैंने ये कहा था कि अधिकारियों की कार्यशैली अधिकारी को फील्ड में होना चाहिए। वो कोई तानाशाह नहीं है, वो कोई बादशाह नहीं है। तो वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के, अब गाजियाबाद के अंदर, लोनी के अंदर, अब जो एक घटना हुई है, जो अभी एक संगठन चलाते हैं रक्षा दल, उसमें एक भाई है अपने पिंकी चौधरी, उनके द्वारा जो स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया लोगों की है। लोग इतने आजीज आ चुके हैं, कोई बहन बेटियां
अपना सोना पहन के नहीं निकल सकती। रोज इंदिरापुरम, वैशाली, दिल्ली में तो नरक है, वहां तो सबने आर्टिफिशियल पहनना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो दंगा हुआ, पिछले दिनों दंगा हुआ था, उसमें अगर लोग मदद नहीं करते, प्रशासन मदद नहीं करता, तो वहां भी सीलमपुर से लेकर जाफराबाद, मुस्ताबाद ये पूरा साफ हो जाता। लेकिन गाजियाबाद के अंदर जो हालात है, रोज चैन छीनना, लूट करना, शटर तोड़ लेना, अभी रोज डेली घटनाएं हैं, मर्डर कर देना। और उनमें कौन है मैक्सिमम? सारे कौन है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी। और उनके प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाने का काम भी स्थानीय पुलिस कर रही है, बहुत भारी संख्या में। पुलिस उनको सहयोग करती है, उनको वहां से हटाने के बजाय उनको, क्योंकि जो झुग्गियां डली हुई हैं उनकी, उनसे पैसे बंधे हुए हैं, बिजली विभाग भी उसमें इन्वॉल्व है, उनको कैसे बिजली मिल जाती है? जो लोग यहाँ रहते हैं, जो अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है। इसी तरह लौनी में भी, अभी बेटा की तरफ मैंने देखा है, इधर यहाँ लौनी थाना क्षेत्र में कई जगह, अभी ये टीला मोड़ जो थाना लगता है, इस पे इस मसले को उठाया था हमने, उसमें 4 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया। पहले तो प्रशासन मानता नहीं है कि बांग्लादेशी हैं, मजदूर थे जी, मुस्लिम थे। अभी जो घटना गाजियाबाद में हुई है वो सारे बांग्लादेशी हैं। हम चैलेंज करते हैं, जो अधिकारी अपने आप को कहता हो मुझे बहुत बड़ी अकल है, ये सब बेईमान है, डकैत है, इनको पैसा चाहिए, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये इतने बड़े डकैत है कि अपने घर में भी अगर आतंकवादी बसना चाहे तो उसको भी किराए पर रख लेंगे। तो आप शिकायत कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है क्या? नहीं, सुनवाई जो होता है उसमें पकड़े गए पिछले दिनों, उसके बाद स्थिति जस की तस है, केवल दिखा लिया खाना पूर्ति। अगर मैं गलत था तो लौनी से भी पकड़े गए थे, रोहिंग्या भी पकड़े गए, बांग्लादेशी भी पकड़े गए। यही हालत गाजियाबाद के हैं, चारों तरफ हालात खराब हैं। खेतों में कुछ किसान लालच में, उनको किराए के लालच में बसाते हैं, रात में लूट करते हैं, दिन में चैन छूनते हैं, दुकानों को पाड़ लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल हो चुका है, हालात एकदम खराब है। तो जो हिंदू रक्षा दल वालों के हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने किया वो जनता की आवाज थी, पूरी जनता गाजियाबाद की तरफ से। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने, जहां इतना मजबूत लोग, संगठन, पुलिस, कमिश्नरेट होने के बावजूद जब यहाँ दुस्साहस कर रहे हैं, दिल्ली में तो मुकदमे नहीं लिखे जाते। दिल्ली में हालात ये है कि केजरीवाल सरकार है, लोगों के दिमाग पे एक मानसिक दबाव है, और वहां लड़कियों को काट देना आपने देखा ही पिछले दिनों, कोई यात्रा निकल सकती, तमाम पे पत्थर फेंकना। और बांग्लादेश, आसाम में मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि हेमंत जी ने वहां जो काम किया है, वह वास्तव में जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने जो कब्जे कर लिए थे जमीनों पे, उनको हटाने का काम किया है। मैंने योगी जी भी, जहां कोई सूचना मिलती है, अभी लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पूरी तरह से जनसंख्या का एक विस्फोट रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण होने वाला है, उसको देखने की जरूरत है। अब विधायक जी, आप बांग्लादेश से देश के अंदर घुस गए हैं, तो मैं 1-2 सवाल और पूछ लूँ आपसे बांग्लादेश वाले, और ये इसी मसले पे। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये आप मानते हैं? बंगाल में चुनाव के बाद जो है सो फिर से लोगों पर बरसने लगे लोग, वहाँ के जो मुसलमान थे या फिर टीएमसी कार्यकर्ता थे। आपको बंगाल के जनता ने 3 सीटें 77 कर दिया, 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट दिया। आप क्या कर रहे हैं बंगाल वालों के लिए? बंगाल वालों ने घटा दिया, विश्वास कम हो गया भाजपा से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से विश्वास कम नहीं हुआ है। वहाँ जिस तरह का चुनाव हुआ है पूरे देश ने देखा है, इस तरह की हिंसा हुई है, जबरदस्ती घुस करके लोगों ने जाकर के मशीनों के, जो ईवीएम मशीन है उनके बटन, मतलब पूरा, क्योंकि पुलिस उनकी है, तो वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लग के और मिलिट्री लग करके चुनाव हो तो एक तरफा भाजपा आएगी। कब से होगा ये? अब वो केंद्र की योजना है, हमारे बड़े लीडर सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं, हमें ये था कि निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन जिस तरह के हालात है इस पे जरूर हमारी जो सेंटर की लीडरशिप है और जो हमारे रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं चिंता करेंगे। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होगा, तभी वहाँ लोग बच सकते हैं, तभी लोगों के मन से वहाँ वोट डालने का उनको अधिकार मिलेगा और अपने मन की सरकार चुनी जाएगी। अब तो जबरन थोपी हुई सरकार है जिसके खिलाफ लोग हैं। और मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि अगर पुलिस चाह ले तो एक व्यक्ति नहीं आ सकता। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान कितना, मतलब हम ये मानते हैं कि गरीब देश है, लेकिन वहां की पुलिस भी हमारे यहाँ की पुलिस से वफादार है। वहां नहीं घुस सकते, आप गोली मार दी जाएगी। यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं लोग, पार कराते थे। मैंने राजनाथ सिंह जी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने बॉर्डर को सील किया, प्रतिदिन लाखों गाय जाती थी कटने के लिए बॉर्डर पे। कांग्रेस ने तो ये तय कर लिया था कि सारी गायों को कटवा देना है। तो स्थिति बहुत विकट थी, लेकिन उसको लगभग 80% सुधरा है। लेकिन जो बांग्लादेश की हालत है उसको देखते हुए पश्चिमी बंगाल पे बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली में यहाँ के मुख्यमंत्री को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो जेल में है तो जनता का काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी गवर्नर रूल हो और उसके बाद यहाँ चुनाव हो
और ये जो जितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, कोई भी है, उसको यहाँ से निकालना चाहिए। मेरे अंदाजे में जो मैंने सर्वे कराया है अपनी टीम से, यहाँ लगभग 10 लाख केवल दिल्ली के अंदर है। अच्छा, तो आपने सर्वे भी करवा लिया इसका? हम लगे रहते हैं भाई। हम इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग कुछ एक्स्ट्रा काम तो करते ही हैं। अच्छा, एक बयान आपका बहुत चर्चा में है इंटर रिलीजन मैरिज को लेके। तो इंटर रिलीजन का कौन सा बयान है? इकरा हसन जी वाला जो आपने कहा। इकरा हसन का रिलीजन से मतलब नहीं है। इकरा हसन हमारे परिवार की है और वो हमारी बेटी के समान है, इसलिए हमने कहा था कि वो गूजर है। आप उस चीज को समझिए। दूसरा, हमने कहा था वो गूजर है, हम भी गूजर है, तो हमने इंटर रिलीजन नहीं कहा था। वो कोई भी, जिस तरह हमारे यहाँ सिख गूजर हैं और हिंदू गूजर हैं, तो उनमें शादियां होती हैं। कहीं पे ईसाई गूजर हैं, हिंदू गूजरों में शादियां होती हैं, तो मुस्लिम गूजरों में और हिंदू गूजरों में भी हमारा रोटी बेटी का रिश्ता हो, ये हमने कहा था। और इकरा हसन को हमने केवल टारगेट करके नहीं कहा था, हमने कहा था बड़े लोगों का मैसेज जाता है। इकरा हसन मान्य सांसद हैं और सौभाग्य से वो भी, उन्होंने शादी नहीं की है, तो अगर वो करेंगी तो पूरे देश में नहीं दुनिया में मैसेज जाएगा। तो इतना केवल था, हमारा इस बात को नहीं कहना था। इस पे समाज के लोग लगे हुए हैं, मैं कोई ये बात नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए चौधरी यशपाल सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, उन्होंने भी पंचायत की। रामचंद्र विकल जी हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे, बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने प्रयास किया, लगभग प्रयास सफल हो गया था। लेकिन कुछ जयचंद एक दो जिस तरह से हमने बयान दिया, इसका विरोध कर रहे हैं, कोई पुतला फूंक रहा है, कुछ लोग इस तरह के जिन्हें अकल ही नहीं है वो भी आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि हम जो है सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो ये संबंध बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये काम समाज का है, क्योंकि मैं गुर्जर महासभा या तमाम जो गुर्जरों के संगठन हैं उनमें कहीं ना कहीं संरक्षक के रूप में या कहीं ना कहीं पदाधिकारी रहा हूँ, तो मेरी वो पीड़ा व्यक्तिगत पीड़ा थी और उसको समाज में मैसेज अच्छा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी शुरुआत होगी। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लेते हैं। उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। क्या लगता है इस उपचुनाव में उस सभी को धुलने की कोशिश की जाएगी जो लोकसभा चुनाव में जो डेंट लगा है? देखिए, हम फिर कहेंगे अधिकारियों ने सपा का एजेंट बनकर काम किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लूट होती थी, थाने बिकते थे, चौकियां बिकती थी, तहसील बिकती थी, हर विभाग में आतंक था, लूट थी, केवल ठेकेदार बैठे रहते थे। हमारी सरकार में माननीय योगी जी इस बात को अच्छी तरह से समझ भी गए हैं, समझ रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। ये खेमेबाजी और गुटबाजी को छिपाने के लिए सब बोल रहे हैं क्या? कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी बता दो। माननीय योगी जी ने उस पर ध्यान भी दिया है, लेकिन उन सरकारों में जो अधिकारियों ने मलाई खाई वो बहुत दुखी हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। माननीय योगी जी यहाँ कहीं लगता है कि बेईमान अधिकारी है, उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है, जेल भी जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, वो अधिकारी बेनकाब हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और पूरी सूची तैयार है। अब इस तरह की जो उन्होंने जिस तरह नैरेटिव सेट करने का काम किया, चुनाव में हराने के लिए जो पूरे हथकंडे अपना सकते थे वो अपनाए, तमाम आंदोलन इस तरह के कराए बिना परमिशन के, तो जो सपा के इशारे पे काम कर रहे थे जिनके कारण नुकसान हुआ। अन्यथा कोई सर्वे ऐसा नहीं था और ये जनता के अंदर एक माहौल था। 76 सीट आती चुनाव में जातिवाद का जिस तरह से किया, आज लोग पछता रहे हैं। बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने भूमाफिया कहा, जिन्होंने दलितों की मसीहा बहन कुमारी मायावती को हत्या करने का प्रयास किया और भाजपा ने बचाया, अगर उस टाइम नहीं बचाया जाता तो मार देते। गेस्ट हाउस कांड दुनिया भूली नहीं है। प्रमोशन में रिजर्वेशन अखिलेश यादव जी की सरकार ने समाप्त किया, हमने दिया। जम्मू कश्मीर में 370 लगा के कांग्रेस ने पूरा आरक्षण ही समाप्त कर दिया। दलित समाज का व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता था, हमने उसको बहाल किया। 370 हटा करके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि देश का हर व्यक्ति जो सोच नहीं सकता था वो काम हुआ है। तो उसके हटने से आज दलित समाज को उसका रिजर्वेशन मिल रहा है। तो तमाम जिन्होंने, हमने बाबा साहब के 5 तीर्थों को डेवलप किया, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप, तमाम जगह पे जहां भी भर्तियां निकलती हैं बिल्कुल मानक से निकलती हैं, एक पैसे नहीं ले सकता। तो इन सब में जो लूट करते थे अधिकारी, उनकी दुकान बंद हुई और वो बौखला करके इस चुनाव में उन लोगों ने इसका नुकसान किया। तो ये सारी चीज सरकार के सामने है। निश्चित तौर पर अब जब चुनाव होगा तो हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। तो मतलब कि खेमेबाजी और गुटबाजी कुछ नहीं है? नहीं, खेमेबाजी कहाँ आपको लगती है? पता नहीं कहा अखबार में, दिल्ली लखनऊ आपने देखा कि किसी नेता की हॉट टॉक भी हुई आज तक? अगर उत्तर प्रदेश में किसी नेता की किसी मीटिंग में समाजवादी पार्टी में तो गोलियां चल जाती थी। मीटिंग बहुत चर्चा में रहा। नहीं, मीटिंग तो जब दिल्ली बुलाया जाएगा, मान लिया हमको भी बुलाया जाएगा केंद्र के द्वारा, तो हम भी जाएंगे। तो उनके अपने काम है, देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, तो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। मुख्यमंत्रियों की बैठक थी तो उसमें सब लोग आए। अभी लोक भवन में बैठक थी विधायकों की, तो सारे हमारे जो चर्चा चलती थी कि केशव जी
कभी पाठक जी का नाम लेके चर्चा चलाते थे, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि भाई एक साथ नहीं बैठ रहे, तो लगातार एक साथ बैठ रहे हैं। तो इस तरह का कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखिए डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। ये बात जरूर है कि अधिकारियों ने कुछ जगह पे जो लोग जनप्रतिनिधि थे, जो ईमानदारी से काम करते थे, उनके बारे में अधिकारियों ने गलत फीडिंग किया, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को वो चीज क्लियर हो चुकी है। हमारे डिप्टी सीएम दोनों अधिकारी लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि मतलब जनप्रतिनिधियों पर हावी हो रहे हैं। ऐसा जब कई बार योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अब ठीक हो रहा है ना इलाज, अब जेल भी जा रहे हैं, सस्पेंड भी हो रहे हैं, अब भागे फिर रहे हैं। अब यूपी से हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा दो, देख नहीं रहे कई आईएएस और आईपीएस लगे हुए हैं कि हम यूपी में काम नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। एक बयान आपका भी बहुत चर्चा में रहा, कौन है मतलब हत्या की साजिश कर रहा है? देखिए वो सब चीज़ें मुझे धमकी है, मुझे पाकिस्तान से धमकी है, कराची से धमकी है, दुबई से धमकी है, इंटरनली हमले भी हुए हैं। यहाँ लगातार हमने राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है। तो यहाँ कुछ माफिया भी बहुत सक्रिय हैं। तो एक दो अधिकारी इस तरह की मानसिकता के हैं कि हम उनकी जो बेईमानी जो करते हैं, लूट जो करते हैं, उसमें हम रोड़ा बनते हैं जनता के लिए, जो गरीब आदमी सताया ना जाए। क्योंकि हम जो काम करते हैं, आप देखिए अभी तो ये टाइम हुआ है 11:30 बजे, 6 बजे से लगातार सुबह से 1000 आदमी आ गया होगा। तो सबका सेवा करना, अभी बैठा था तो एक एक आदमी को अटेंड करना, उसकी बात को सुनना। तो जब यहाँ से उनका निराकरण होता है, अधिकारी उसमें काम करते हैं, तो तभी तो लोग आ रहे हैं। नहीं तो जब अधिकारी नहीं सुनेंगे और कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च है, तो वो चीजें आई और अब उनको ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और है, बता दीजिए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए ये काम तो मेरा नहीं है, ये तो केंद्र का है। लेकिन आपको योगी जी अच्छे नहीं लगते क्या? है योगी जी का जलवा है, सब लोग उनको पसंद करते हैं। तो इसमें ये कैसे, ये तो केंद्र की लीडरशिप जो हमारी तय करती है, तो पूरा जो हमारा चुनाव का जो संचालन होगा, किसको किसके नेतृत्व में लड़ना है, किसके में नहीं लड़ना है, तो मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, तो ये मेरा सवाल ही नहीं है। चर्चा बहुत चली कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की बात हो रही है। नहीं, कौन कर रहा था चर्चा? केवल मीडिया वाले कर रहे थे, इसके अलावा किसी ने की हो तो बताओ। अखिलेश जी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी चर्चा करती है और कोई तो करता नहीं, और वो करती है तो कहीं ना कहीं आपको भी मसाला मिलता है। अखिलेश जी ये मानते थे कि मैं पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता हूँ, और क्योंकि वो पिछड़ों में भी जो क्रीमी लेयर है उसके, तो जो अति पिछड़े और जो पिछड़े हैं वास्तव में, उनके नेता, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिद्ध हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य जी को पिछड़ा समाज अपना एक छत्र नेता मानता है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में केशव जी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत डिमांड चुनाव में रहती है। तो अखिलेश जी को लगा कि मेरे ऊपर जो पिछड़ी जाति का होने का एक तमगा है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया है, और पिछड़ी जातियां हमसे भाग चुकी हैं। तो वो बार बार फ्रस्ट्रेशन में केशव जी का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी चुनौती केशव जी हैं। तो वो इस तरह का नाम लेकर के अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करते हैं, और वो बहुत ही अवसाद में है, ऐसी जानकारी मुझे आई है केशव जी को लेकर। केशव जी बहुत शानदार जानदार नेता हैं। माननीय योगी जी क्योंकि संत हैं और उनको हिंदुत्व का एक ब्रांड माना जाता है, इसलिए उनके लिए चाहे दलित है चाहे स्वर्ण है, उनके लिए सब बराबर है। अच्छा, योगी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा चेहरा है, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बता रहे हैं, शानदार जानदार नेता हैं, फिर भी आपकी सीटें इतनी घट गई और पूरे देश में चर्चा हुआ, हाय तौबा मच गया, अयोध्या की सीट आप हार गए। वो तो आपको मालूम है ना, अधिकारियों ने काम क्या किया। वहाँ डीएम ने लालजी वर्मा के यहाँ विदाउट एनी रीजन पुलिस भेजी, चुनाव शुरू होते ही भेजा कि नहीं भेजा, और भेजते ही क्या हुआ, सारे कुर्मी समाज जो एक तरफा भाजपा को वोट करता था, वो अयोध्या जी में अकेले 2.5 लाख है। मतलब अधिकारी लोग सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। भाई वो उन्होंने बताया ना, जब मैंने इस बात को बार बार मैं कह चुका हूँ, आचार संहिता में चुनाव आयोग की चलती है। चुनाव आयोग में उन्होंने जिस तरह भी अधिकारियों से मिलके, क्योंकि अधिकारियों को देखना है, तो उन्होंने सेटिंग करके मलाईदार जो अच्छी पोस्ट थी जहां से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, चाहे डीएम थे या लखनऊ में ऊपर बैठे थे, उन लोगों ने वहाँ पोस्टिंग पाई। और जब चुनाव शुरू हुआ तो उनमें जो भी नैरेटिव सेट करना है, किस तरह चुनाव को बिगाड़ना है, सारे काम किए। अब रिकॉर्डिंग में मैं तो बोला है, मैंने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि इन अधिकारियों की आप निकाल लीजिए, उसमें सारी चीज सामने आ जाएगी। जो अयोध्या जी के लोग आज पछता रहे हैं कि हम भूल कर बैठे, बहुत बड़ी गलती हुई। कुर्मियों के यहाँ गए, किसी भी नेता के यहाँ, चाहे लोकप्रिय नहीं है, लालजी वर्मा खुद चुनाव हार रहे थे, वहां जाकर के सब सेटिंग पुलिस से होती है। अधिकारी बात करते हैं कि मीडियम चलवाओ, जैसे ही गए तो जो अदर दूसरी जगह बनारस तक, बनारस में भी 2.5 लाख से ज्यादा कुर्मी है,
वो सारा नुकसान हो गया। हमने बताया ना कि कांग्रेस ने आरक्षण को समाप्त किया, सपा ने समाप्त किया, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया कि भाजपा संविधान सत्ता समाप्त कर रही है। इसमें कुछ लोग जरूर इन्वॉल्व थे इस तरह के, वो जो एक दो हमारी पार्टी के लोगों के नाम भी सामने आए हैं, वो भी पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। इसी तरह क्षत्रिय जो हमेशा हम राष्ट्र के लिए लड़ता रहा, कभी भाजपा से अलग जा सकता था, उनके सम्मेलन कराए गए। तो ये सारा का सारा जो जितना हो सकता था, उन्हें ये लगा कि भाई दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, मैंने बताया था पहले भी, कांग्रेस के कार्यालय में, वहाँ जितने भी राहुल जी से लेकर के जो हमारे साथ अब हैं, नहीं थे उस टाइम, वो अपने आरजेडी के लोग, उत्तर प्रदेश में सपा के लोग बैठ करके मीटिंग हुई कि माननीय मोदी जी को विकास के नाम पे इस देश में नहीं कहीं भी चुनाव लड़े उनको नहीं हराया जा सकता, इसलिए जातियों में इतना विभाजन कर दो कि पूरा माहौल जब तक जातियों में नहीं जाएगा। अगर हिंदुत्व पे चुनाव होगा, राम मंदिर कोई साधारण बात है। अब भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनाया, कभी सोच सकता था व्यक्ति? 500 साल की गुलामी को समाप्त किया है। ये तो अगर हिंदुस्तान में और हिंदुओं में कहीं भी खून में करंट है, हिंदुत्व का करंट है, तो उन्हें तो मोदी जी के अलावा किसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। भाई आप वहां जाइए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। काशी जी में जाइए आप, इस तरह का शानदार वह काम हुआ है। जहां गलियों में घुसते थे, गंगा स्नान नहीं कर सकते थे, बुरे हालात थे, आज स्वर्ग बना हुआ है। अभी मथुरा जी जाइए, इतना शानदार काम शुरू हुआ है, कॉरिडोर बन रहा है। तमाम जगह जितने भी तीर्थ स्थल थे उनको जाइए। अब केदारनाथ जी जाइए, केदारनाथ जी में जान बचानी मुश्किल होती थी, इतना शानदार बना दिया है। उज्जैन जाइए, पूरे देश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितनी भी शक्तियां, उनको जागृत करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी और सरकार ने किया हमारी ने। तो उसको देखते हुए आज सब पूरा समाज एकजुट है, और जो उपचुनाव है उसमें सारी बात सामने आ जाएंगी। और 2027 में समाजवादी पार्टी की जो पहले 48 थी, इस बार 40 सीट भी नहीं आएंगी। आखिरी के 2 सवाल हैं मेरे बस। इस लोकसभा चुनाव के बाद 2 लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, एक अखिलेश यादव, एक राहुल गांधी, दोनों यूपी के 2 लड़के जो 2017 वाले चुनाव में चला था। अब इस कॉन्फिडेंस में, इनके कॉन्फिडेंस जितना हाई है, 2027 में आप लोग वापसी कर पाएंगे क्या? अब एक बात बताइए, जितनी कांग्रेस की सीटें हैं, 240 सीट हमारी है, और कांग्रेस की 3 चुनाव की सीट मिला दो तो उनकी 240 नहीं बनती। कोई बालक है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है, उसको कोई मान लिया कुछ नहीं मिला है, कुछ भी मिल जाए छोटा मोटा, तो वो उसी में कूदता फिरेगा, हम जीत गए, हम जीत गए। दोनों लोकसभा चुनाव से अरे भाई 99 सीट है उनकी, हम 240 है, वो कहाँ से जीत गए? हमारी सरकार है, उनकी सरकार नहीं है। तो ये तो कोई पागल ही कर सकता है ना। खुशी कौन मनाएगा? जो सरकार में खुशी उनको मनानी चाहिए, कि जो बुरी तरह हार गए उनको मनाना चाहिए। ये देश पूरा देख रहा है। रही बात अखिलेश जी की, ये बात सही है, कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, चाहे उसके अंदर कारण कुछ थे, लेकिन जो कारण थे वो जनता के सामने आ चुके हैं। और इस बार पूरी रणनीति के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप एक बताओ, समाजवादी पार्टी को कोई वोट दे सकता था? एक माहौल नहीं बना होता। जिन्होंने पहली सरकार है हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा कोई आदेश सुना आपने कि आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश को सरकार देती हो? उन्होंने दिया था कि नहीं? जिन्होंने बम विस्फोट किए मंदिरों पे, कार सेवकों पे, और जो लोग वहाँ साधु संत रहते हैं अयोध्या जी में, उनको मार करके सरयू में दबा दिया गया, उनको पत्थर बांध करके सरयू में डुबो दिया गया। इतना बड़ा जघन्य अपराध। बलात्कार पे उनके नेताओं के बयान नहीं सुने आपने कि नौजवान गलती करते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मतलब इतनी ऐसी मानसिकता। और पूरे प्रदेश के अंदर आपने सेफई देखा, सेफई में महोत्सव पे कितना जनता का गाढ़ा कमाई का पैसा नाचने गाने पे खर्च होता था, अब क्यों नहीं हो रहा वो? अगर उनके पास घर का पैसा था तो अब क्यों नहीं हो रहा? अभी तो करना चाहिए। सारा सरकार का पैसा, गरीब आदमी का पैसा, एक एक का, बिजली 4-5 घंटे आती थी, सड़कें थी नहीं, किसी रास्ते पे जा नहीं सकते थे आप, पानी का कोई मतलब नहीं था, हम घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। चिकित्सा के नाम पे कुछ नहीं था, एम्स जो है 6-7 एम्स थे, हमने 24 बना दिए। तो पूरे देश में बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश का लोग उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान चुनाव में गए, वहां जाकर के लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको भारत की भूमि से कोई लगाव नहीं है। इस पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। किसी दिन दंगा होगा तो मेरी बात को सरकार मान जाएगी। बहुत बड़े अभियान की जरूरत है, और वही आकर के, क्योंकि दिल्ली से हम सटे हुए हैं, पूरे गाजियाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली में भविष्य देख रहे हैं आप? ये तो कोई मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन योगी जी तो भाई लीडर तो पसंद करते हैं ना? हम नहीं, सारा देश पसंद करता है। तो क्या इच्छा है आपकी?
हमारी क्या इच्छा है? जो भगवान की इच्छा वही हमारी इच्छा है। जो जो ईश्वर करेंगे वही तो होगा। अब मैं अगर कहूँ कि मैं विधायक बन गया, मैं बहुत बड़ा भागवान आदमी हूँ, ये तो जो जनता है वो जनार्दन होती है। जनता जनार्दन है ना लोकतंत्र में, तो जनता ही भगवान है, और ऊपर वाला जो शंकर जी हैं वही तो बनाते हैं। न तो कोई भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी सही हो सकती, ना किसी और की हो सकती। तो इसलिए ये चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारे नेता सभी शानदार हैं। एक चाय बेचने वाले, इनकी माँ झाड़ू पोछा करती थी, वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। माने राजनाथ सिंह जी एक किसान परिवार से संघर्ष करते हुए देश के आज माने रक्षा मंत्री हैं। माने अमित शाह जी बूथ के अध्यक्ष से पोस्टर चिपकाते थे, कार्यकर्ता मतलब बूथ के अध्यक्ष थे, और वो आज गृह मंत्री, और ऐसे गृह मंत्री हैं कि वो लोग सरदार पटेल जी की छवि उनके अंदर देखते हैं, और लोग उनसे आगे भी ये मानते हैं कि 370 की तो बीमारी को कोई समाप्त नहीं कर सकता था। तो कोई भी लीडर हमारे यहाँ जो आम कार्यकर्ता है, कब प्रधानमंत्री हो जाए, कब मुख्यमंत्री हो जाए, ये उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, और भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद। विधायक जी, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। उपचुनाव, बांग्लादेश का मुद्दा, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, सभी सवालों पर हमने जवाब लिया विधायक जी का। इसी तरह के इंटरव्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में जरूर लिखें। धन्यवाद।